हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर कोई भी वायर प्लेस है, कोई ऐसा वायर प्लेस है जो करंट कैरिंग है, जिसके में अंदर करंट पास कर सकता है। उस करंट कैरिंग वायर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वी हैव टू फाइंड। तो मैग्नेटिक फोर्स अपने को फाइंड करना है। बात समझ में आ गई? तो हमने इससे पहले अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था फोर्स के बारे में। तो फोर्स पढ़ा था जिसमें मैग्नेटिक फोर्स हम निकालते थे, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा था। तो वहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से ट्रेवल करता है तो कितना फोर्स लगता है, उस फोर्स के बारे में अपन ने वैल्यू वहाँ पर कैलकुलेट की थी। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल ऊपर कितना फोर्स लगता है वो हम कैलकुलेट कर चुके, वो हम जानते हैं। अभी हम किसी वायर को एज्यूम करते हैं। एक वायर है जिसकी द लेंथ ऑफ द वायर इज कैपिटल एल लेंथ का ये वायर है। ये करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग का मतलब क्या है कि करंट के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट कैसे मूव करता है। तो जैसे उसके एंड पर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंट अप्लाई करते हैं तो उसके चार्ज जो पार्टिकल है, फ्री चार्ज पार्टिकल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके अंदर क्या होगा, चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ड्रिफ्ट करेंगे। ये सारे के सारे पार्टिकल क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे। और जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं दैट वेलोसिटी सेड टू बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और किससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय वी डी। ठीक है, चार्ज हमने ले लिया। चार्ज जो पार्टिकल है उसका जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन है, तो लेट द चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज ई। ठीक है, तो एल लेंथ का एक वायर है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इक्वल है, दैट इज स्मॉल ई। और जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, अनुगमन कर रहे हैं, उसका जो वेग है, अनुगमन वेग, वो वी डी है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, ई। कहाँ पर रखा हुआ है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो हमने मान ली इसकी जो लेंथ है, उस लेंथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड जो बी वेक्टर है, तो हमने मान लिया थीटा एंगल बनाता है। कुछ भी एंगल हो सकता है, वो हमने थीटा मान लिया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी सर्वत्र एक समान है। हर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, यूनिफॉर्म है। और उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ लेंथ का एंगल कितना है, थीटा है। इसमें हम किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा और उस बल से सारे इलेक्ट्रॉन्स पर कितना बल लगेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। एक बात और, हमने माना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। और एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन। एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये यहाँ पर हमने क्या एज्यूम कर लिया, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमने क्या मान लिया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ इसकी कैपिटल एल है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में एन है। मैग्नेटिक फील्ड में ये थीटा एंगल बी वेक्टर के साथ थीटा एंगल ये प्रोड्यूस करता है। उसमें किसी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स एट वन इलेक्ट्रॉन हमने एफ डैश मान लिया। तो क्या होता है फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ क्यू की जगह तो क्या लगेगा, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दैट इज ई। क्यू की जगह ई लगा दिया। वेलोसिटी कितनी है, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने मानी है, तो वी डी। मैग्नेटिक फील्ड बी है और एंगल कितना है, थीटा। बात समझ में आ गई? तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगा, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड एट वन इलेक्ट्रॉन, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ टोटल फोर्स
टोटल फोर्स निकालेंगे तो F इज इक्वल टू कितना होगा, फोर्स अप्लाइड एट वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F डैश, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने ये मान लिए n। तो टोटल नंबर कितने हैं n। अब ये n कितना है, ये अननोन नंबर है, अब अपने को निकालना है। तो वी नो दैट नंबर डेंसिटी n इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल नंबर n है, टोटल वॉल्यूम किसका, वायर का। वायर क्या है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर का एरिया कितना होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इज a, लेंथ इज l। तो ये हो गया n अपॉन a बाई l। देयरफॉर कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n a l। ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू। ये वैल्यू हमको यहाँ पर प्लेस करनी है। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू वी गेट f इज इक्वल टू f डैश इंटू n a l। इज दैट क्लियर। वैल्यू पुट कर दो किसकी, f डैश की। तो f डैश की वैल्यू कितनी है, दिस इज f डैश इक्वल टू e वी डी बी इंटू साइन थीटा। तो e वी डी बी साइन थीटा इंटू n a l। f इक्वल टू, ये हमने सेपरेट कर लिया किस इसको, n को, e को, a को और vd को, बाकी को बाहर कर दिया। क्या बचा, b l साइन थीटा। तो वी नो दैट n e a v d, ये हम पढ़ चुके हैं, दिस इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट I। तो ये I की वैल्यू होती है। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर I लगा दिया, b l साइन थीटा। तो ये हो गया फोर्स, F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा या आई एल बी साइन थीटा, कुछ भी दे सकते हैं। फोर्स है तो ये न्यूटन। तो किसी भी करंट कैरिंग वायर जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये F फोर्स लगता है। अब यहाँ से हम चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, B इक्वल टू F अपॉन आई एल साइन थीटा। यहाँ से इसकी एक यूनिट अपने को मिल जाती है, F फॉर न्यूटन, I फॉर एम्पियर और L फॉर मीटर। तो न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, ये जो अपने को यूनिट मिली है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि I कहाँ से, अपन वैसे लॉरेंस फोर्स में भी इसको डिफाइन कर चुके हैं। जनरल जो इसका वैल्यू है वो यहाँ से आई है। तो इसको अपन और क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉन एज टेस्ला। ये इसकी ऐसा यूनिट है। सीजीएस में क्या होती है, तो सीजीएस में होती है इसकी गाउस। तो एस आई तो जो है वो है टेस्ला, और सीजीएस में इसकी यूनिट क्या है, वो है गाउस। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गाउस एंड टेस्ला, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गाउस। तो कई जगह मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है आपको गाउस में यूज होगा, और गाउस किस में है, इसका सीजीएस में। ठीक है। दूसरी बात, अब दोबारा इसी फॉर्मूले पे आते हैं। तो F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। तो F अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इन वेक्टर्स फॉर्म, F वेक्टर इज इक्वल टू, तो क्या है, I स्केलर क्वांटिटी, तो I को बाहर कर देंगे, तो ये हो जाता है L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, किसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर लगता है, किसी भी वायर के ऊपर। वायर कैसा है, करंट कैरिंग वायर है, कहाँ पर प्लेस है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर प्लेस है, उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, ये लगता है एल, उसकी लेंथ है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई बहने वाला करंट है, थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर। तो ये आपका फोर्स हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, इसी फोर्स के ऊपर अपन काम करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे अपन बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। अगला टॉपिक देखते हैं।
दो समांतर धारावाही तारों के मध्य चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल हमको निकालना है किसके बीच में, दो तारों के बीच में जो एक दूसरे के कैसे समांतर है, धारावाही यानी उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। तो दो कोई वायर अपन एज्यूम करते हैं जो करंट कैरिंग है और एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। इनफाइनाइट लेंथ के अपन ने वायर ले लिए, समझेंगे, थोड़ा सा डायग्राम का टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। ये दो वायर ले लिए जो इनफाइनाइट लेंथ के, लेंथ हमको उसकी फाइनाइट नहीं है। एंड द सेपरेशन बिटवीन द वायर इज स्मॉल आर, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर, एक दूसरे के समांतर रखे हुए। एक वायर इसमें हमने मान लिया करंट जा रहा है I1 और दूसरा वायर है इसके अंदर करंट जा रहा है I2। तो एक में I1 करंट है, एक में I2 करंट है, ये एक दूसरे के बराबर है, सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। अब भाई अपन सेम डायरेक्शन को लेकर एज्यूम कर रहे हैं, अपोजिट में इसकी डायरेक्शन बदलेगी, बाकी और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। किसकी डायरेक्शन बदलेगी, फोर्स की। अब ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर अपन ने कोई एज्यूम कर लिए, उसमें हम इन वायर के दो पोर्शन ले लेते हैं। एक हमने मान लिया PQ और एक इसी का हिस्सा है, इस वाले वायर का ये RS मान लिया, और दोनों की लेंथ एक बराबर हमने मान ली कितनी है, लेंथ ऑफ द वायर स्मॉल l, क्योंकि L लेंथ के वायर पर अपनी फोर्स अभी निकाल चुके हैं। दो तार हैं एक दूसरे के समांतर हैं, R दूरी पर रखे हैं, एक में करंट I1 है, दूसरे में करंट I2 है। हमने इनके दो पोर्शन दोनों वायर के अलग ले लिए, एक का PQ एक का RS, और हर एक की लेंथ एक बराबर R मान ली, लेंथ एक बराबर L मान ली। इस केस में इन पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स हमको निकालना है। फोर्स हम पढ़ चुके हैं, वो किसकी वजह से होता है कि कोई भी वायर जो करंट कैरिंग वायर हो कहाँ पर रखा है, कहीं मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, लेकिन यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, तो उसमें समझिए, ये जो वायर है इसके अंदर करंट जा रहा है, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर का, उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला वायर प्रेस हो जाएगा। ऐसे ही इसका कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके अंदर ये वाला वायर प्रेस हो जाएगा। तो इस तार की वजह से यहाँ पर कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा, और इस करंट की वजह से इसमें कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसमें ये तार उपस्थित है, यानी I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें I2 वायर है, और I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें I1 वायर है। I1 मतलब I1 करंट का वायर है। तो पहला काम अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ध्यान कीजिए, PQ जो तार है इसकी वजह से RS तार पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो हमने मान लिया B1 है। इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो हम पढ़ चुके हैं, तो होता है μ0I। I की जगह करंट कितना है I1, अपॉन में कितनी डिस्टेंस पर निकालना है, इससे R डिस्टेंस पर, तो 2πr। I1 करंट की वजह से R डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इतना हो जाएगा μ0I अपॉन 2πr। और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, तो निकालेंगे राइट हैंड पाम रूल, दाएं हाथ की हथेली का नियम। ये धारा की दिशा, ये उन बिंदुओं को दर्शाती है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के तल के लंबवत, परपेंडिकुलर टू द पाम। तो मैग्नेटिक करंट, इसमें करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर निकालना है, परपेंडिकुलर कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्स हो जाएगा। अभी किसी बच्चे ने क्वेश्चन करके पूछा था कि इसका मतलब क्या है, जो वीडियो अगर देखें तो ध्यान से समझिए, ये केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये इनवर्स है डायरेक्शन, और ये अगर डॉट लगा देते हैं तो ये कैसी है, आउटवर्ड्स है, और कुछ नहीं है। ये क्रॉस का मतलब इनवर्स और डॉट का मतलब आउटवर्ड्स। तो क्रॉस सर्कल में लगा दो चाहे अलग से लगा दो, डजंट मैटर। हमने यहाँ सर्कल में लगा के इसको रिप्रेजेंट किया, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हो गया। सेम कंडीशन इस वाले वायर की वजह से यहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हमने मान लिया दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज V2। कितना होगा,
वही कंडीशन आ जाएगी, तो म्यू नॉट करंट बदल के हो गया I2 अपॉन में 2 पाई R। डिस्टेंस R2 है, डिस्टेंस R है तो R और करंट I2 हो गया I2। अब इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, तो वही राइट हैंड पाम रूल से अंगूठा करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और फिंगर्स उस पॉइंट को इंडिकेट करेंगे जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, ये बाहर की तरफ हो जाएगा हथेली साइड में, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, वो डॉटेड होगा यानी बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ और ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। ठीक, B1 हमने निकाल लिया, B2 निकाल लिया। अब B1 की वजह से RS तार पर कितना फोर्स लगेगा, तो अब फोर्स निकालना हम शुरू कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स एट वायर कौन सा है, RS। तो RS तार पर चुंबकीय बल, तो RS जो तार है उस पर चुंबकीय बल कितना होगा, तो हमने F2 मान लिया, पहला वायर है और वो दूसरा वायर है I2 करंट को, तो सेकंड करंट I1 को पहला करंट I1, तो F2 फॉर्मूला अभी हम पढ़ चुके थे, F इक्वल टू क्या होता है IBL साइन थीटा। तो I की जगह कितना है I2, B की जगह कितना है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है B1, यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है B1 और लंबाई हमने कितनी ली है L, तो I2 B1 L और साइन। तार और चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में है, तो तार तो इस तल में है, ये रहा, और चुंबकीय क्षेत्र ये है, तो ये तो तार की दिशा होगी, ये चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन एंगल कितना बनाएगा sin 90। sin 90 की वैल्यू 1 वैल्यू पुट कर देंगे, तो F2 इज इक्वल टू I2 B1 L। अब V1 की वैल्यू पुट कर दो, तो V1 की वैल्यू कितनी है, तो I2 V1 की वैल्यू कितनी है, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R और ये L इकट्ठा करके लिखेंगे, तो F2 इज इक्वल टू बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। तो दूसरा तार RS तार है, उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। ये बात समझ में आ गई। मैथमेटिकली बहुत काम आसान था, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो असली प्रॉब्लम आती है इसमें करंट की वजह से जो फोर्स है उसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अब फोर्स की डायरेक्शन हम 3D से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड रूल किसका, फ्लेमिंग का, फादर मदर चाइल्ड, ध्यान है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फादर मदर चाइल्ड, F फोर्स, मदर M और चाइल्ड यानी C। तो ये तो बल है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये धारा है, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, अब विचार करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली फिंगर है, ये फिंगर अंदर की तरफ है, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। करंट की ये डायरेक्शन, करंट ये ऊपर की तरफ है, तो फोर्स इस तरफ लगेगा अंगूठे की दिशा में, तो अंगूठे की डायरेक्शन में ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो दिस इज F1। F1 नहीं है, ये F2 है। ये क्या था, ये हमने निकाल लिया F2। कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर। ये लेंथ L और B2 की वैल्यू कितनी है, मैं थोड़ा छोटा लिख दे रहा हूँ, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R। क्यों लिखा, क्योंकि अब अपने को मैग्नेटिक फील्ड फोर्स निकालना है इस वाले वायर पर। तो नाउ फोर्स एट PQ, अब कहाँ पर निकालना है, PQ वायर पर, F1, इसको F1 मान लेंगे। तो F इक्वल टू क्या है, I करंट कितना है 1, मैग्नेटिक फील्ड B2 L और साइन, यहाँ पर भी साइन कैसा रहेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र लंबवत बाहर की तरफ है और तार ये रहा, तो ये दूसरे के लंबवत हैं, तो एंगल कितना हो गया, परपेंडिकुलर होने पर sin 90। I1 B2 और L, अब B2 की वैल्यू पुट कर दो, तो F1 इक्वल टू I1, B2 की वैल्यू कितनी है, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R और लेंथ L है, तो F1 कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई सेपरेट कर दिए, I1 I2 अपॉन R इंटू लेंथ, ये फोर्स ये आ गया। तो पहले तार पे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना, फोर्स कितना हुआ, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L।
ऐसे ही इस पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू एल। डायरेक्शन और समझेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, तो फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, फादर मदर चाइल्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड पहले केस में ये इनवर्ट्स था, इसमें ये डॉट है तो ये आउटवर्ड्स हो गया। डायग्राम देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऊपर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन ये फिंगर होगी, तो फोर्स थंब की डायरेक्शन में आएगा, तो अंगूठे की दिशा में फोर्स लगेगा, तो ये डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ये एफ पर। इसका अर्थ ये है कि ये दोनों तार एक दूसरे पर एक बराबर तो बल लगाएंगे, फोर्स की वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन कैसी है, इनवर्स, यानी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। पहला तार दूसरे को आकर्षित करेगा, दूसरा तार पहले को आकर्षित करेगा। तो जब दोनों तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मैंने आपको बताया था कि धारा की दिशा पलट दी, तो धारा की दिशा पलटने से केवल बल की दिशा बदलेगी, मात्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिशा बदल जाएगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे। चाहे इसकी धारा बदल दो चाहे इसकी धारा बदल दो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। बल जो है परिमाण इतना ही रहेगा। अब बल देख लेते हैं कितना लगा, ध्यान देंगे। दोनों वायर एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो F1 इक्वल टू F2, देन नेट फोर्स F इक्वल टू, नेट का मतलब इतना इसने लगाया इतना इसने लगाया, तो बराबर बल लगाया, तो F इक्वल टू कितना लगा, प्रत्येक तार पर लगने वाला बल। यहाँ पर प्रत्येक तार पर नेट फोर्स का मतलब इनको ऐड नहीं करना है, ये हर एक वायर पर लगने वाला बल निकाले, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू एल। लेकिन एल हमने यहाँ पर एज्यूम करी थी, इसलिए हम जो फोर्स निकालते हैं वो पर यूनिट लेंथ में निकालते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R न्यूटन पर मीटर। तो दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर पैरेलल ईच अदर। दोनों एक दूसरे पैरेलल हैं तो उसमें पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगता है, तो ये फोर्स आ गया। ये फॉर्मूला आपका फॉर्मूला दो वायर के बीच में काम करने वाला है। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो न्यूमेरिकल के लिए, बाकी तो है इम्पोर्टेंट, इसलिए इम्पोर्टेंट और है कि जो 1 एम्पियर करंट है, यानी 1 एम्पियर, उसकी डेफिनेशन अपने को यहाँ से मिलती है। तो कैसे मिलती है, ध्यान से समझेंगे, नोट्स में आपके पास लिखी होगी, उसमें से समझेंगे। इसमें क्या है कि इफ R इक्वल टू 1 मीटर और I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, यानी दोनों तारों के बीच की दूरी 1 मीटर है, दोनों तारों में बहने वाली धारा 1 एम्पियर है, देन F अपॉन एल, उस केस में F अपॉन एल कितना आ जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बचा, बाकी तो 1 1 1 सारा 1 हो गया, वैल्यू पुट करी तो 4 पाई 10 टू दी पावर -7 अपॉन 2 पाई, इसको काट दिया तो F अपॉन एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन अपॉन मीटर, ये मिलेगा, न्यूटन अपॉन मीटर है। तो इससे क्या अपने को डेफिनेशन मिलती है, तो डेफिनेशन ये मिलती है कि 1 एम्पियर जो करंट है वो कौन सा करंट है, तो 1 एम्पियर वो करंट है। 1 एम्पियर क्या वैल्यू है कि दो तार जो एक दूसरे के पैरेलल है और कहाँ पर प्लेस है, 1 मीटर, दो समांतर तार जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित तारों में 1 एम्पियर धारा बहने पर उनकी प्रति एकांक लंबाई पर इतना बल आरोपित करती है। The 1 ampere is that current that is flow between two wires, two parallel wires placed at 1 meter distance, at 1 meter apart. Then they applied force per unit length is 2 into 10 to the power -7 2 into 10 to the power -7 न्यूटन। तो दो समांतर तार जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर यदि उनके बीच लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल इतना है, तो तारों में बहने वाले करंट का मान कितना होता है, 1 एम्पियर होता है। तो ये 1 एम्पियर की इंटरनेशनल डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको नोट्स में लिखा रखी है, नोट्स आपको PDF भेज रखे, ठीक है। थैंक यू। देखिए, पढ़िए, समझिए, कोई डाउट हो तो फ़ोन करके पूछिए, लेकिन देखिए ज़रूर।